नमस्कार। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी के कई नमूने आपने देखे। पिछले कई दिनों से तबाही का जो मंजर दिख रहा है, जिस तरह तमाम देशों में इस जंग से बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, उससे ये तो साफ है कि वर्चस्व की इस लड़ाई में आम जनता कहीं नहीं है। कई दफा इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। उधर पिछले कई वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध भी अब सुर्खियों से बाहर हो गया है और इसे अब एक आम घटना के तौर पर देखा जा रहा है और नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। क्या युद्ध की इस संस्कृति को किसी तरह जायज़ ठहराया जा सकता है? कतई नहीं। लेकिन सत्ता, सल्तनत और वर्चस्व की जंग में आम जनता सहमी हुई है। हमारा साहित्य जगत इसे किस रूप में देखता है, यह जानने समझने की भी ज़रूरत है। तो आज की अभिव्यक्ति में बात युद्ध की संस्कृति की और युद्ध के खिलाफ रचे गए साहित्य की। इस समय दुनिया भर में युद्ध का माहौल है। इजराइल और ईरान का युद्ध हो या रूस यूक्रेन का, युद्ध तो युद्ध है। इसमें हर बार सैकड़ों बेगुनाह मारे जाते हैं, बेशुमार नुकसान होते हैं और देश के देश तबाह हो जाते हैं। बावजूद इस सच्चाई के, युद्ध सदियों से होते रहे हैं और वर्चस्व के साथ साथ सत्ता की ये जंग बेगुनाहों की जान लेती रही है। सत्ता, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति ने बार बार युद्धों को जन्म दिया है, लेकिन साहित्य ने हमेशा इसके खिलाफ एक मानवीय प्रतिरोध की आवाज उठाई है। दुनिया भर के अनेक लेखकों और कवियों ने युद्ध की विभीषिका, उसके अमानवीय चरित्र और सत्ता की क्रूरता को अपनी रचनाओं में सामने लाने की कोशिश की है। हिंदी साहित्य में युद्ध और हिंसा के खिलाफ लिखने की एक समृद्ध साहित्यिक धारा रही है। भारत का साहित्य केवल युद्ध की वीरता का गुणगान नहीं करता, बल्कि युद्ध की मानवीय त्रासदी, सत्ता की महत्वाकांक्षा और आम लोगों की पीड़ा को भी सामने लाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कई कवियों और लेखकों ने युद्ध, साम्राज्यवाद और हिंसा के खिलाफ अपनी रचनाओं के जरिए गहरी मानवीय चेतना पैदा की। चाहे वह रामधारी सिंह दिनकर हों, जिन्होंने लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, वहीं बाबा नागार्जुन ने एक जगह प्रमुखता से लिखा कि मनुष्यता के दुश्मनों से मेरा सीधा युद्ध है। नागार्जुन की कविताएं भी युद्ध की राजनीति को समझने और उसके खिलाफ जनता की चेतना को जगाने का काम करती हैं। वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं सत्ता, हिंसा और दमन के खिलाफ एक गहरी वैचारिक बेचैनी से भरी हुई है। उनकी मशहूर कविता अंधेरे में आधुनिक सभ्यता के संकट और सत्ता के चरित्र को उजागर करती है। इसमें मुक्तिबोध लिखते हैं, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मुक्तिबोध का सवाल केवल व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से भी है जो युद्ध, शोषण और अन्याय को जन्म देती है। दूसरी तरफ केदारनाथ अग्रवाल हों या धूमिल, उनकी कविताओं में भी युद्ध विरोधी मानवीय दृष्टि दिखाई देती है। वे किसान, मजदूर और आम आदमी की पीड़ा को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं। धूमिल की मशहूर कविता संसद से सड़क तक व्यवस्था के खिलाफ एक तीखा हस्तक्षेप है। धूमिल लिखते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। रघुवीर सहाय की कविताएं भी सत्ता और हिंसा की मानसिकता के खिलाफ एक मानवीय प्रतिरोध की आवाज हैं। उनकी कविताओं ने लोकतंत्र के भीतर छिपे दमन और हिंसा को उजागर किया है। वे लिखते हैं, लोग भूल गए हैं कि युद्ध में सबसे पहले मरती है सच्चाई। युद्ध के वक्त साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह समाज की चेतना को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। साहित्य जहां युद्ध की सच्चाई को सामने लाता है, वहीं जनता की पीड़ा को आवाज भी देता है। साथ ही शांति और मानवीय मूल्यों की स्थापना तो करता ही है। तो बेशक बेहतर साहित्य पढ़िए और युद्ध से दूर रहकर मानवीय संवेदनाओं के साथ एक शांत देश की कल्पना के साथ आगे बढ़िए।
अब आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट हलचल, जिसमें आपको झलक मिलेगी हाल फिलहाल में हुई कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की। पिछले दिनों दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रजा फाउंडेशन के संसार समारोह में कई विदेशी कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। कविताओं के अनुवाद की श्रृंखला में तेजी ग्रोवर, रश्मि भारद्वाज, अणुशक्ति सिंह और पूनम अरोड़ा ने अनुदित कविताएं पढ़ी। यूक्रेन, लिथुआनिया, सीरिया, इटली, अर्जेंटीना, इराक आदि देशों के कवियों ने अपनी बेहतरीन कविताओं से श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस दौरान कविताओं से प्रेरित ड्राइंग्स की एक चुनिंदा प्रदर्शनी भी लगी थी। इनमें मनु पारेख, गोपी गजवानी, अतुल डोडिया, अमिताभ दास, मोना राय, वी रमेश, अखिलेश जी.आर. इरन्ना, मिठू सेन, मनीषा गेरा बसवानी, मंजुनाथ कामत, एस हर्षवर्धन और मनीष पुष्कले की ड्राइंग्स थी। कार्यक्रम के आयोजक मशहूर कवि अशोक वाजपेयी ने कहा कि ये कविताएं अंधेरे में मोमबत्तियों की तरह हैं। दिल्ली में पिछले दिनों जश्न तलत कार्यक्रम के दौरान मशहूर पार्श्व गायक तलत महमूद के गीतों और उनके शास्त्रीय गायन को नृत्य संरचनाओं के जरिए याद किया गया। मशहूर कथक डांसर शोभना नारायण और उनसे सीखने वाली आसावरी ग्रुप की नृत्यांगनाओं ने बेहद दिलचस्प और दर्शकों को बांध लेने वाली प्रस्तुतियां दी। सूत्रधार के तौर पर सहर जमा ने संगीत की इस खुशबू को अपने खास अंदाज में पेश किया। कथक की इस शानदार प्रस्तुति ने संगीत और नृत्य का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया। अस्मिता थिएटर ग्रुप के 33 साल के प्रतिबद्ध रंगकर्म के सफरनामे का एक बेहतरीन नाटक कोर्ट मार्शल लगातार दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। मशहूर नाटककार स्वदेश दीपक के इस नाटक का अस्मिता ने सैकड़ों शो किया और नाटक के कथ्य को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा। अरविंद गौड़ के निर्देशन में ये नाटक पिछले दिनों बेहद दिलचस्प तरीके से पेश किया गया। इसी दौरान वाणी प्रकाशन ने स्वदेश दीपक की किताबों का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम में स्वदेश दीपक की 17 किताबों का विमोचन हुआ और तमाम रंगकर्मियों, लेखकों और कलाकारों ने हिस्सा लिया। और चलते चलते याद करते हैं जाने माने लेखक, कवि, संपादक और साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, जिनका जन्मदिन 7 मार्च को आता है, और सुनाते हैं उनकी एक मशहूर कविता नहीं अभी कुछ नहीं बदला है, जो उन्होंने युद्ध के दौरान और उसके बाद 1965 में लिखी थी। जब भी हिंदी साहित्य की चर्चा होती है तो उसके प्रमुख स्तंभों में अज्ञेय का नाम लिया जाता है। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, शमशेर और केदार तो रहे ही, लेकिन अज्ञेय की पहचान ही कुछ अलग थी। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिकता, प्रयोगशीलता और वैचारिक स्वतंत्रता की नई धारा दिखाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार माना जाता है। कवि, कथाकार, उपन्यासकार, संपादक और चिंतक के तौर पर अज्ञेय ने हिंदी साहित्य को नई दृष्टि, नई भाषा और नए प्रयोग दिए। उनकी साहित्य यात्रा केवल रचनात्मक उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के विकास की कहानी भी है। 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता हीरानंद शास्त्री एक मशहूर पुरातत्वविद थे, जिनकी वजह से अज्ञेय ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की, वहाँ रहे और वहाँ की कला, संस्कृति और साहित्य को गंभीरता से समझा, जाना। शुरुआती शिक्षा तो उनकी घर पर हुई, लेकिन बाद में उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की। फिर भी उनका मन कहीं न कहीं साहित्य और संस्कृति की दिशा में सबसे ज़्यादा भटकता रहा। शुरुआती दिनों में यानी युवावस्था के दौर में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में अज्ञेय की भूमिका बहुत अहम रही और वो जेल में भी रहे। जेल में उनका जो समय गुजरा, उसने उनके भीतर एक संवेदनशील लेखक को पैदा किया। अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मनोवैज्ञानिक गहराई और आधुनिक कथन शैली का इस्तेमाल किया गया।
इसके अलावा उनका उपन्यास नदी के द्वीप भी अत्यंत चर्चित रहा। इस कृति में आधुनिक मनुष्य की जटिल भावनाओं, रिश्तों और अस्तित्वगत प्रश्नों को बेहद सूक्ष्मता से पेश किया गया। अज्ञेय के कथा साहित्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मसंघर्ष और आधुनिक जीवन की विडंबनाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं। अज्ञेय हिंदी कविता में प्रयोग धर्मिता के प्रमुख प्रवर्तकों में माने जाते हैं। वे प्रयोगवाद और बाद में विकसित हुई नई कविता के महत्वपूर्ण सूत्रधार रहे। उनकी कविताओं में भाषा का नया मुहावरा, प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग और व्यक्तिगत अनुभवों की गहराई दिखाई देती है। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, अकेलापन, अस्तित्व और मनुष्य की आंतरिक दुनिया के अनेक आयाम मिलते हैं। अज्ञेय केवल एक लेखक ही नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के एक प्रभावशाली संपादक भी थे। उन्होंने 1943 में प्रसिद्ध कविता संकलन तार सप्तक का संपादन किया। इस पुस्तक ने हिंदी कविता की दिशा ही बदल दी। इसमें 7 युवा कवियों की कविताएं शामिल थीं और यह संकलन हिंदी में नई कविता की शुरुआत का आधार बना। बाद में उन्होंने दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का भी संपादन किया, जिससे हिंदी कविता में नई पीढ़ी के कवियों को पहचान मिली। संपादक के रूप में उन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से भी साहित्यिक बहसों और विमर्शों को दिशा दी। उन्होंने साहित्य को केवल रचना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में विकसित किया। 4 अप्रैल 1987 में करीब 76 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली और हिंदी के साहित्य जगत को अद्भुत योगदान देकर वो हमेशा के लिए सबसे दूर चले गए। युद्ध के खिलाफ लिखी गई उनकी ये कविता नहीं अभी कुछ नहीं बदला है काफी चर्चित हुई थी। आप भी सुनिए, इसे हमने कविता कोश से साभार लिया है। नहीं अभी कुछ नहीं बदला है। अब भी ये रौंदे हुए खेत हमारी अवरुद्ध जिजीविषा के सहमे हुए साक्षी हैं। अब भी ये दलदल में फंसी हुई मौत की मशीनें उनके अमानवीय लोभ के कुंठित अशमित प्रेत अब भी हमारे देवदारू वनों की छाहों में, पहाड़ी खोहों में, चट्टानों की ओट में, वनैली खूंखार आंखें घात में बैठी हैं। अब भी दूर अध दिखती ऊंचाइयों पर जमे हैं गिद्ध, प्रतीक्षा के बोझ से गर्दनें झुकाए हुए। नहीं अभी कुछ नहीं बदला है। इस अनोखी रंगशाला में नाटक का अंतराल मानो समय है सिनेमा का। कितनी रील, कितनी किस्तें, कितनी मोहलत, कितनी देर जलते गांवों की चिरायंध के बदले तंबाकू के धुएं का सहारा। कितनी देर चाय और वाहवाही की चिकनी सहलाहट में रुकेगा कारवां हमारा। नहीं अभी कुछ नहीं बदला है। हिम चोटियों पर छाए हुए बादल केवल पर्दा हैं। विराम है पर वहाँ राम नहीं है। सिंचाई की नहरों के टूटे हुए कगारों पर बांस की टट्टियाँ धोखे की हैं। भूख को मिटाने के मानवीय दायित्व का स्वीकार नहीं, मिटाने की भूख की लोलुप फुफकार ही उनके पार है। बंदूक के कुंदे से हल के हत्थे की छुअन हमें अभी भी अधिक चिकनी लगती। संगीन की धार से हल्के फाल की चमक अब भी अधिक शीतल, और हम मान लेते हैं कि उधर भी मानव था और है। उधर भी बच्चे किलकते और नारियां दुलराती हैं। उधर भी मेहनत की सूखी रोटी की बरकत लूट की बोटियों से अधिक है। पर अभी कुछ नहीं बदला है, क्योंकि उधर का निज़ाम अभी उधर के किसान को नहीं देता आज़ादी, आत्मनिर्णय, आराम, ईमानदारी का अधिकार। नहीं अभी कुछ नहीं बदला है। कुछ नहीं रुका है। अब भी हमारी धरती पर बैर की जलती पगडंडियां दिख जाती हैं। अब भी हमारे आकाश पर धुएं की रेखाएं अंधी चुनौती लिख जाती हैं। अभी कुछ नहीं चुका है। देश के जन जन का यह स्नेह और विश्वास जो हमें बताता है कि हम भारत के लाल हैं, वही हमें यह भी याद दिलाता है कि हम ही इस पुण्य भू के क्षिति सीमांत के धीर दृढ़वर्ती दिक्पाल हैं। हमें बल दो देशवासियों,
क्योंकि तुम बल हो, तेज हो जो तेजस हो, ओज हो जो ओजस हो। क्षमा दो, सहिष्णुता दो, तप दो, हमें ज्योति दो। देशवासियों, हमें कर्म कौशल दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं बदला है, अभी कुछ भी नहीं बदला है। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।